हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पार्ट 1 के कुछ एमसीक्यूज को। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बेसिक जनरल लेआउट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट वॉल फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड फॉलोज द सीक्वेंस। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इनसाइड टू आउटसाइड कौन से सीक्वेंस के अंदर उसके लेयर्स अरेंज होती है? ऑप्शन ए सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा, मस्कुलर, सीरोसा। ऑप्शन बी मस्कुलर, सीरोसा, म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा। ऑप्शन सी म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर एंड सीरोसा। ऑप्शन डी सीरोसा, मस्कुलर, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर एंड सीरोसा। म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जीआई ट्रैक्ट की, और सीरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे कि एडवेंटिशिया भी कहते हैं। और लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट के सीक्वेंस की बात करते हैं, सबसे इनर साइड म्यूकोसा है, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और फिर लास्ट में सीरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में लेने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रोपल्शन, ऑप्शन बी इंजेशन, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी एलिमिनेशन। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी इंजेशन। सबसे फर्स्ट कोई भी फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर उसे हम इंजेस्ट करते हैं, इसके बाद दूसरी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेसेस स्टार्ट होती है। टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 6 प्रोसेस होती है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है इंजेशन, मोटिलिटी, सिक्रेशन, फोर्थ है आपके डाइजेशन, फिफ्थ है एब्जॉर्प्शन, सिक्स्थ है इजेशन। इस तरह से कोई भी फूड हम जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये सारी 6 प्रोसेस से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कॉमनेस्ट कॉमन सेल माइक्रोब्स प्रेजेंट इनटू ओरल कैविटी। कॉमन सेल माइक्रोब्स कौन सा कॉमनली हमारी ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए एच पाइलोराई, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी बैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बैसिलस एसिडोफिलस, जो कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आई है कॉमन सेल माइक्रोब्स, जिसका मतलब होता है कि ये जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये हार्मफुल नहीं होते, ये फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज जॉइंट टू द रेक्टम इज कॉल्ड। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट रेक्टम से जॉइंट होता है? ऑप्शन ए असेंडिंग कॉलन, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स कॉलन, ऑप्शन सी डिसेंडिंग कॉलन, ऑप्शन डी सिग्मॉइड कॉलन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सिग्मॉइड कॉलन। कॉलन जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है असेंडिंग कॉलन, सेकंड है ट्रांसवर्स कॉलन, थर्ड है डिसेंडिंग कॉलन और फोर्थ है सिग्मॉइड कॉलन। अब हम इसका इमेज के अंदर अरेंजमेंट देखेंगे। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और ये डिसेंडिंग कॉलन। लास्ट है सिग्मॉइड कॉलन, जो कि रेक्टम से जॉइंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द फूड फर्स्ट स्टार्ट टू डाइजेस्ट इनटू द माउथ। फूड का कौन सा पार्ट फर्स्ट माउथ में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। जो भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि सलाइवा को सिक्रीट करती है। इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है उसे स्टार्ट कर देता है माउथ के अंदर ही। टाइलिन begins the digestion process and break down carbohydrate into the simple sugar. टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड नियर द लैरिंगोफैरिंक्स to prevent a footballers from entering the airway during deglutition is the। एक स्ट्रक्चर है जो कि लैरिंगोफैरिंक्स के पास में स्थित होता है, जिसका काम है कि वो फुटबॉलर्स को एयरवे के अंदर डिग्लूटिशन प्रोसेस के दौरान एंटर होने से प्रिवेंट करता है।
ऑप्शन ए क्रिकॉइड, ऑप्शन बी एपिग्लोटिस, ऑप्शन सी टंग, ऑप्शन डी स्टमक। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एपिग्लोटिस। अब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ एक टर्म आई है जो कि है डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर की जो फूड का बॉलस आपके माउथ में है वो फेरिंग्स और इसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर जाता है, तो उसे हम डिग्लूटिशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एपिग्लोटिस की। एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप दैट कवर्स द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग सो दैट फूड डज नॉट एंटर द लंग्स। एपिग्लोटिस एक फ्लैप है जो कि कार्टिलेज का बना होता है। वह ट्रेकिया को कवर करता है ड्यूरिंग स्वेलिंग, जिसकी वजह से फूड जो है वो लंग्स के अंदर एंटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए पेशेंट विथ अ डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इज एट रिस्क फॉर विच विटामिन डेफिशिएंसी। एक पेशेंट है जिसको कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, वह पेशेंट कौन से विटामिन डेफिशिएंसी की रिस्क पर है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन B12। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस वाला पेशेंट है जिसके अंदर की स्टमक का जो लाइनिंग है उसके अंदर डिटेरियोरेशन हो गया है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो भी लॉस्ट हो गए हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी होती है और बाद में जाकर विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया भी डेवलप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस इन ए पेशेंट विथ सिरोसिस ऑफ लिवर। निम्न में से कौन सा ऐसा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो कि सिरोसिस ऑफ लिवर वाले पेशेंट में नर्स को असेस करना चाहिए? ऑप्शन ए इक्टेरस, ऑप्शन बी यूरेमिक फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी अर्टिकेरिया, ऑप्शन डी हिमेंजियोमा। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इक्टेरस। सिरोसिस ऑफ लिवर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की डिजेनरेशन या डिस्ट्रक्शन हो जाता है हेपेटोसाइट्स का। और क्लिनिकल इंडिकेशन की बात करेंगे हम तो यहाँ पर हमें इक्टेरिक स्किन देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ ऑप्शन में दिखाया गया यूरेमिक फ्रॉस्ट, जो कि हमें किडनी फेलियर वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अर्टिकेरिया जनरली एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। हिमेंजियोमा जो है वो बिनाइन लेशन है कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल का। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द बॉडी फंक्शन मेंटेन बाय थायमिन एंड नियासिन विटामिन दैट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए पेशेंट विद अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को थायमिन और नियासिन विटामिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह बॉडी के लिए कौन से फंक्शन को मेंटेन करता है? ऑप्शन ए न्यूरोनल एक्टिविटी, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एफिशिएंट सर्कुलेशन, ऑप्शन डी बॉवेल एलिमिनेशन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूरोनल एक्टिविटी। अब हम यहाँ देखेंगे थायमिन और नियासिन को। थायमिन और नियासिन दोनों ही विटामिन बी हैं। थायमिन जो है वो विटामिन B1 है और नियासिन विटामिन B3 है। इन दोनों ही विटामिन का प्रोथ्रोम्बिन डेवलपमेंट के लिए कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पर विटामिन के काम में आएगा। इसके अलावा दोनों ही विटामिन B1 और B3 जो है इनका एफिशिएंट सर्कुलेशन और बॉवेल एलिमिनेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूरोनल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following instructions should be given to GERD patient except। निम्न में से कौन सा इंस्ट्रक्शन GERD वाले पेशेंट्स को दिया जाता है एक्सेप्ट? ऑप्शन ए 4 to 6 meals आर प्रिफर्ड, ऑप्शन बी अवॉइड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, ऑप्शन डी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी एलिवेट द फुट ऑफ द बेड। इसके अलावा तीनों ही ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, जैसे कि 4 to 6 मील्स GERD वाले पेशेंट्स को रिफ्लक्स से प्रिवेंट करने के लिए हम एक साथ ज़्यादा खाना खाने को नहीं कहते हैं, मील्स को डिवाइड करके खाने को बोलते हैं। इसके अलावा हम ऑप्शन बी देखेंगे जिसके अंदर की अवॉइड कैफीन बोला गया है। कैफीन जो होता है उसको अवॉइड करने को कहते हैं क्योंकि इससे इसोफेजियल स्फिंक्टर पे प्रेशर डिक्रीज होता है और रिफ्लक्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और पोजीशन की हम बात करेंगे तो फुट एंड एलिवेट नहीं करा जाता है, उसकी बजाय हेड ऑफ द बेड एलिवेट करने को बोलते हैं, यह भी रिफ्लक्स को प्रिवेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम क्या है? ऑप्शन ए नोजिया रिजल्टिंग फ्रॉम ए फुल स्टमक, ऑप्शन बी बिल्डअप ऑफ फ्लैटुलेंस विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन,
ऑप्शन सी, रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द इसोफेगस। ऑप्शन डी, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिखाया गया फुल स्टमक, जो कि हमें डंपिंग सिंड्रोम में एम्प्टिंग स्टमक देखने को मिलता है। ऑप्शन बी जो है यह पैरालाइटिक इलियस के साथ देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी जो है यह कंडीशन हमें जीईआरडी के अंदर देखने को मिलेगी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 12, पेयर्ड स्पीचेस आर प्रेजेंट इन। पेयर्ड स्पीचेस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी डियोडिनम, ऑप्शन सी जेजुनम, ऑप्शन डी इलियम। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी इलियम। स्टमक के अंदर पेयर पेचेस नहीं देखने को मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है डियोडिनम, सेकंड जेजुनम, थर्ड है इलियम। इन तीनों में से पेयर पेचेस जो होते हैं वो ऑप्शन डी इलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेयर पेचेस स्मॉल मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following type of tube should the nurse anticipate will most likely be used when a patient with bleeding esophageal varices? एक पेशेंट है ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस वाला, तो उसके पास में कौन सी ट्यूब एंटिसिपेट कर रही है नर्स की होनी चाहिए? ऑप्शन ए ब्लैकमोर सेंगस्टेकन ट्यूब, ऑप्शन बी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऑप्शन सी मिलर एबॉट ट्यूब, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ब्लैकमोर सेंगस्टेकन ट्यूब। यह ट्यूब जो होती है इसके अंदर इसोफेजियल बलून होता है, जो कि इन्फ्लेट करने पर प्रेशर बनाएगा इसोफेगस पे, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट इमेज में हम देखेंगे सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर आपको 3 पोर्ट देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक गैस्ट्रिक बलून पोर्ट है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट और इसोफेजियल बलून पोर्ट। गैस्ट्रिक बलून और इसोफेजियल बलून पोर्ट से आप बलून को इन्फ्लेट करके प्रेशर बना सकते हैं, जिससे कि उस पार्ट में ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है। बीच में आपको गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट मिल रहा है, जिसके अंदर आप ट्यूब को कनेक्ट करके गैस्ट्रिक एस्पिरेशन वाला कंटेंट कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज फैसिलिटेटेड बाय। प्रोटीन का डाइजेशन किससे फैसिलिटेट होता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी सिक्रेटिन, ऑप्शन डी लाइपेज। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर इज। पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ऑप्शन ए इकोलाई, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन डी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। एच पाइलोराई जो होता है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ग्रो करके इसकी टेंडेंसी होती है कि स्टमक की लाइनिंग को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, which medical diagnosis can the nurse expect when collecting a health history from a client who is scheduled for enterectomy? एक नर्स है जो कि हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट कर रही है क्लाइंट से, वह कौन सा मेडिकल डायग्नोसिस एक्सपेक्ट करेगी अगर पेशेंट को शेड्यूल किया है एंट्रेक्टोमी सर्जरी के लिए? ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक अल्सर, ऑप्शन सी ऑटोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी गैस्ट्रिक अल्सर। क्लाइंट को शेड्यूल किया गया है एंट्रेक्टोमी सर्जरी के लिए। एंट्रेक्टोमी का मतलब होता है रिसेक्शन और सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ द एंट्रम ऑफ द स्टमक। एंट्रम पार्ट जो होता है स्टमक का, उसे सर्जिकली रिमूव करना। तो उसके लिए यहाँ पर जो डायग्नोसिस है वो गैस्ट्रिक अल्सर ही सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ए पेशेंट हु हैज सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्टेड suddenly experiences difficulty in breathing. Which of the following action should the nurse take first? एक पेशेंट है जिसे कि सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट किया गया है, सडनली वो एक्सपीरियंस कर रहा है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को, तो इसमें से सबसे फर्स्ट हमारा एक्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन मास्क, ऑप्शन बी कट एंड रिमूव द ट्यूब,
ऑप्शन सी एलिवेट द फुट एंड ऑफ द बेड, ऑप्शन डी लिसन द क्लाइंट्स लंग साउंड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी कट एंड रिमूव द ट्यूब। वह डिज्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एक्सपीरियंस कर रहा है जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, तो इसलिए हमारा सबसे फर्स्ट एक्शन होगा कट और रिमूव द ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस इज। गैस्ट्राइटिस के कारण कौन सा है? ऑप्शन ए एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी यूज ऑफ NSAIDs। NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। गैस्ट्राइटिस जो होता है दो तरह का होता है, एक तो है एक्यूट और दूसरा है क्रॉनिक। अब गैस्ट्राइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से कुछ हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन, अल्कोहल, यूज ऑफ मेडिसिन जस्ट लाइक NSAIDs, अनहेल्दी डाइट जिसके अंदर स्पाइसी फूड, स्मोकिंग, स्ट्रेस एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी एक्सेप्ट। निम्न में से सारे फैक्टर जो है वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी स्ट्रेस, ऑप्शन डी एंगर। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन के अंदर आपको डिस्टेंशन होने की वजह से पेरिस्टाल्सिस भी कम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज दिखाई देगी, ना कि इंक्रीज्ड। बाकी के जो तीनों फैक्टर्स है यह इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 20, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ए कंडीशन दैट अकर्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम नॉन एज। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वह एंजाइम है ऑप्शन ए लैक्टेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी ग्लूटेन, ऑप्शन डी पेप्सिन। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए लैक्टेज। लैक्टोज इंटॉलरेंस लैक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से डेवलप होती है, इसीलिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले क्लाइंट होते हैं उनके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने को कहते हैं।